नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। आधा अधूरा देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। खासतौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल बीमा 2019-20 के बारे में, प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, लिस्ट के बारे में जानेंगे। फसल बीमा से जुड़ी जो लेटेस्ट खबर है दोस्तों, वह एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज यानी कि 26 सितंबर को 100 करोड़ रुपए की राशि और किसानों के खातों में डालने वाले हैं। इसमें खरीफ 2019 की राशि भी शामिल होगी और रबी 2019-20 की राशि भी शामिल होगी। खासतौर पर उद्यानिकी वाले जो किसान हैं, धनिया वगैरह जिन्होंने लगाया था, उनको खास तौर पर उससे फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए एक एक खबर को देखते हैं विस्तार से। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का होगा शुभारंभ। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये में अपनी ओर से 4,000 रुपये जोड़ेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 2 बार में 4,000 रुपये किसान को प्रदेश सरकार देगी। इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों को एक वर्ष में कुल 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। पहले चरण में प्रदेश के 77 लाख और कुल मिलाकर 1 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लैपटॉप की राशि वितरित की। उन्होंने रीवा के छात्र कृष्ण कुमार केवट से बात की। कृष्ण कुमार ने 12वीं में 82% अंक प्राप्त किए हैं। कृष्ण कुमार के हाथ नहीं है, उन्होंने पैरों से लिखकर यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी पढ़ाई व इलाज की व्यवस्था अब सरकार करेगी। तो इस खबर से हमें यह सीख मिलती है कि यदि मेहनत और हिम्मत हम में है तो कोई भी मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। लिखने के लिए हाथ ही ज़रूरी नहीं, पैरों से भी इन्होंने वह मुकाम हासिल किया है जो कि सब कुछ होते हुए भी अन्य विद्यार्थी केवल इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनमें वह मेहनत का जज्बा और हौसला नहीं होता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने एक और अन्य विद्यार्थी से बात की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड के छात्र अभिषेक से संवाद किया। अभिषेक ने 12वीं की परीक्षा में 92% अंक हासिल किए हैं। उनके पिता मजदूरी करते हैं। सीएम ने कहा कि अभिषेक जैसे जितने भी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे। बात करें कृषक कल्याण योजना की। कृषक परिवारों के सुदृढ़ीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5,70,298 कृषक परिवारों को सहायता राशि प्रदाय की स्वीकृति 25 सितंबर को प्रदाय की गई। 5,70,298 किसानों के खाते में राशि भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर 77 लाख पात्र किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की 2-2 हज़ार की पहली किस्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। यह तो आपको पता ही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 26 सितंबर को सुबह 11:15 बजे मिंटो हॉल में योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधे बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया है कि प्राकृतिक आपदा होने पर कृषि उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः किसानों के हित में यह योजना लागू की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि विधेयक लाए गए हैं, उनके विरोध में बहुत सारे कृषि संगठन, कृषक संगठन धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भारत बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ झूठ भी फैलाया जा रहा है। जैसे कि एक झूठ ये भी है कि किसान की ज़मीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिल के तहत किसानों की ज़मीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद्ध है। करार फसलों का होगा, न कि ज़मीन का। बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को। मतगणना 10 नवंबर को होगी। लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 64 सीटों के उपचुनाव में मतदान के समय को लेकर कुछ राज्यों के मुद्दों पर 29 सितंबर को समीक्षा बैठक में चर्चा के बाद में फाइनल फैसला लिया जाएगा। यह जानकारी दी है मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं, श्री सुनील अरोड़ा ने। तो मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव होंगे
इस संबंध में भी एक समाचार चैनल ने गलत खबर फैलाई थी कि चुनाव की तारीखों की उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई घोषणा चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ज़रूर तारीखों की घोषणा कर दी गई है और वहां पर आचार संहिता भी लागू हो गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिव ज्योति एक्सप्रेस जनता के कल्याण एवं प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शिव ज्योति एक्सप्रेस कोई ट्रेन का नाम नहीं है। शिव का मतलब है शिवराज सिंह चौहान और ज्योति का मतलब है ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे काम धंधे करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत उन्हें 10-10 हज़ार रुपये की राशि बिना सुरक्षा और बिना ब्याज के उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपरई में हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हित लाभ वितरण कर रहे थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि उप स्वास्थ्य केंद्र पिपरई को स्वास्थ्य केंद्र में विकसित किया जाएगा। उन्होंने शासकीय महाविद्यालय पिपरई में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। शीघ्र ही मुआवजा राशि वितरित होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अतिवर्षा के कारण क्षेत्र में गत वर्ष नष्ट हुई और इस वर्ष नष्ट हुई फसलों और अन्य नुकसानी का आकलन विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा तथा सर्वे उपरांत शीघ्र ही मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मल्हारगढ़ परियोजना का सर्वे कार्य भी शीघ्र कराए जाने की घोषणा की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पूर्व में की गई घोषणाएं आज पूरी हो गई है। पिपरई को तहसील बनाया गया है। पिपरई में 4 करोड़ की लागत की नल जल योजना स्वीकृत कर ग्रामीणों को मीठे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ 447 करोड़ रुपए की राजघाट नहर परियोजना और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के लिए 225 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जो बड़े गायक कलाकार थे, संगीतकार थे, एसपी बालासुब्रमण्यम, इनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्वीट करके इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी बालासुब्रमण्यम पद्मनील और सिंगिंग मून के नाम से विख्यात थे। पद्म भूषण भी इनको दिया जा चुका था और बहुत सारे राष्ट्रीय अवार्ड भी इन्होंने जीते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 सितंबर को बमोरी, जैसीनगर और गैरतगंज यहाँ के दौरे पर थे। जैसीनगर के सुर्खी क्षेत्र में और गैरतगंज सांची के अंडर में आता है या गैरतगंज के अंडर में सांची आता है, वहाँ पर ये थे। दोपहर 1 बजे बमोरी में थे जो कि जिला गुना में आता है। जिला सागर की जैसीनगर और सुर्खी में थे 3:10 पर और 4:45 बजे गैरतगंज सांची जिला रायसेन में थे। तो यहाँ पर इन्होंने विभिन्न घोषणाओं को दोहराया है और अपने कामों की जानकारी दी है। कोई नई बड़ी घोषणा यहाँ पर इनके द्वारा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि कार्य मानसून पर निर्भर है। कभी बाढ़ तो कभी अतिवृष्टि तो कभी कीट फसलों को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये 4,000 रुपये की राशि स्थायी तौर पर यदि दी जाती है किसानों के खाते में तो बड़ा लाभ किसानों को इससे हो सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्योंकि फ़िलहाल यह जानकारी किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बहुत ही काम की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि यह आज ही आपको काम आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है और बहुत सारा नुकसान किसानों का हुआ है। हम लगातार फसल बीमा 2019 की लिस्ट की बात कर रहे हैं। इसी चक्कर में यह भूल जाते हैं कि 2020 में जो नुकसान हुआ है इसका बीमा के लिए सर्वे भी कितना ज़रूरी है और वह भी बहुत ही जल्द हो जाना चाहिए। देखिए, संबंधित सूचना जो है नुकसान की 72 घंटे के भीतर या तो प्रत्यक्षतः किसान द्वारा, बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी या फिर जिला पदाधिकारियों को या फिर टोल फ्री नंबर को, जो कि केंद्रीकृत समर्पित टोल फ्री नंबर रहता है, या दावे से संबंधित सूचनाओं के लिए NIA
NCIP को बैकएंड के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनियों के पास 48 घंटों के भीतर भेजी जा सकती है। इसके जरिए बीमा कंपनी को सूचना दी जा सकती है। सूचना को टोल फ्री नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपका फसल में कोई नुकसान हुआ हो तो 72 घंटे के अंदर आप या तो कृषि विभाग को, पटवारी को या फिर बीमा कंपनी को या बैंक को ज़रूर इसकी सूचना दे दें, या टोल फ्री नंबर के माध्यम से या फिर आवेदन पत्र के माध्यम से, और उसे आप सुरक्षित रखें ताकि बाद में प्रमाण के रूप में आपके पास काम आए। किस प्रकार से सूचना दे सकते हैं? तो प्रभावित किसान अपने स्वयं के मोबाइल अथवा अपने लैंडलाइन फ़ोन अथवा अपने ही किसी उपलब्ध संसाधन के जरिए कार्रवाई कर सकते हैं। किसानों को चाहिए कि वे अपने बैंक खाते का नंबर उपलब्ध कराएं। ऋणी किसानों के लिए ऋण खाता और गैर ऋणी किसानों के लिए बचत खाता, अथवा वे पोर्टल द्वारा सृजित नामांकन संख्या भी दे सकते हैं। जोखिम होने के बाद 72 घंटों के भीतर आपको ये कार्रवाई करनी है। कंपनी से संबंधित वेब लिंक अथवा NCIP को इस्तेमाल करके बीमा कंपनी को किसान या किसानों से संबंधित सूचना या विवरण आप भेज सकते हैं 48 घंटों के भीतर। बैंक या फिर पैक्स यानी कि जो भी सहकारी बैंक हैं, स्थानीय कृषि विभाग और जिला पदाधिकारी, इनको आप सूचना दे सकते हैं। ये लोग भी सूचना दे सकते हैं बीमा कंपनी को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित प्रचलनात्मक दिशा निर्देश में निर्धारित अर्हता और अनुभव के अनुसार नुकसान मूल्यांकनकर्ता की जो नियुक्ति इसमें होती है वह की जाती है बीमा कंपनी के द्वारा, और सूचना प्राप्त होने से 48 घंटों के भीतर उसको कार्रवाई करनी होती है। उपज के नुकसान का जो मूल्यांकन है वह कैसे होता है? तो नुकसान मूल्यांकनकर्ता, ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारी और प्रभावित किसान द्वारा संयुक्त रूप से इसका मूल्यांकन करवाया जाता है। कंपनी द्वारा नुकसान मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के 10 दिनों के भीतर उपज नुकसान का मूल्यांकन करना जरूरी है। यह टाइम फ्रेम स्पष्ट रूप से दिया गया है। वही 10 दिनों के भीतर ही बीमित क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में प्रभावित क्षेत्र का मूल्यांकन भी जरूरी है। यह संयुक्त समिति जो ऊपर की बताई गई है और बीमा कंपनी के ऊपर यह जिम्मेदारी रहती है। कंपनी के वेब लिंक अथवा केंद्रीय पोर्टल का उपयोग करते हुए बैंक से प्रभावित बीमित किसान या किसानों से संबंधित ब्यौरों का सत्यापन करने की कार्रवाई बीमा कंपनी करेगी, नुकसान से संबंधित सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर। वही प्रभावित किसानों के दावों का भुगतान के बारे में सूचित करने का काम भी बीमा कंपनी का है। राज्य सहायता के पूरे सरकारी हिस्से की प्राप्ति जब बीमा कंपनी को हो जाती है, दूसरी किस्त की शर्त पर हानि आकलन की रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर जो है बीमा कंपनी को पेमेंट करना रहता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि बीमा राशि आपको मिलने में लेट क्यों हो रहा है। पहली बात तो यह है कि जो सरकार की राशि बीमा कंपनी को पहुँचती है उसके बाद में बीमा कंपनी कार्रवाई शुरू करती है। अब बीमा कंपनी के पास यदि राशि है तो फिर वह राशि किसानों के खाते में आने में लगता है 15 दिन। तो स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि क्यों देरी हो रही है। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया बीमा कंपनी के खाते में। अब बीमा कंपनी का काम है कि वह आपके खाते में राशि ट्रांसफ़र करेगी। तो यह प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगा है और बहुत सारे किसानों से मुझे सूचना मिल रही है कि उनके खाते में अब राशि पहुंचने लगी है और कुछ ने तो निकाल ही ली है। हमारे खुद एक रिश्तेदार ने राशि निकाल ली है। और भी जिलों से इस प्रकार के समाचार व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है उसके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। बात करें पीएम किसान योजना की, तो पीएम किसान योजना के तहत कृषकों को जो लाभ है लगातार प्राप्त हो रहा है। पीएम किसान योजना में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वह आपको मिलेगा माह सितंबर से शुरू होगा और हर वर्ष मिलेगा। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दी जाने वाली जो 2 किस्तें हैं, पहली किस्त आपको मिल जाएगी 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच में और दूसरी किस्त मिलेगी 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच में। तो दोस्तों यह बड़ी योजना किसानों के लिए वास्तव में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक निश्चित आय किसानों को प्रदान करती है, चाहे कम हो लेकिन निश्चित ज़रूर है। मान लीजिए 300 रुपये महीना तो कम से कम है, 3600 होते हैं 300 रुपये के हिसाब से, तो और भी उससे ज़्यादा ही है।
तो 300-400 रुपये की पेंशन एक प्रकार से किसान परिवार की चालू हो गई है और ये लगातार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। खास तौर पर चुनावी सालों में तो बढ़ानी ही पड़ेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। एक फॉर्म आपको भरना होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फॉर्म पर ही सीधा चलते हैं। देखिए फॉर्म आपको भरना होगा जिसमें नाम, पिता या पति का नाम लिखना है, पता लिखना है, वर्ग जाति SC ST OBC लिखना है या सामान्य में हो तो उस पर आपको टिक लगाना है, महिला है या पुरुष उस पर टिक लगाना है। आधार नंबर आपको लिखना है और आधार नंबर की फ़ोटोकॉपी ये जो फॉर्म है इसमें भी लगाना रहेगा और पटवारी के पास आपको जमा करना है। आधार नंबर के अलावा समग्र नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर एक और काम की जानकारी मैं आपको बता दूँ कि इस योजना का लाभ उसी हितग्राही को मिलेगा जिसको PM किसान योजना का लाभ मिल रहा है। जैसा कि हमने पहले PM किसान योजना के बारे में देखा था, आधार नंबर के अनुसार यदि जानकारी नहीं है तो फिर बहुत से किसानों को लाभ नहीं मिल पाया था और कुछ किसानों को बाद में मिला था जबकि जानकारी सुधारी गई। तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें कि आपके खाते में यदि PM किसान योजना की राशि ऑलरेडी आ रही हो, 2-3 किस्तें या उससे ज़्यादा किस्तें डल चुकी हो, तो आप ऐसा करिए कि PM किसान योजना का जो फॉर्म होता है, जो स्टेटस होता है, स्टेटस चेक कर लीजिए और उसमें जो जानकारी दी गई है सेम ऐसी फॉर्म में भर दीजिए। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वरना फिर वापस सत्यापन की प्रॉब्लम हो सकती है कि PM किसान योजना में नाम कुछ और है और यहाँ पर फॉर्म में आपने नाम कुछ और भर दिया है। तो आपको बता दूँ, फॉर्म के साथ केवल जानकारी आपको भरनी है और आधार नंबर की फ़ोटोकॉपी देना है और कुछ भी नहीं देना है। समग्र नंबर आपको भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, भूमि की जानकारी भरना है, फ़ोटोकॉपी नहीं लगानी है, जानकारी भरना है बस। गांव का नाम, पटवारी हल्का का नाम और तहसील और ज़िला का नाम भरना है। सहमति और प्रमाणीकरण की ये जो बॉक्स बने हुए हैं इस पर टिक करना है, राइट का निशान लगाना है, नीचे दिनांक डालना है, आवेदक के हस्ताक्षर की जगह साइन करना है। पटवारी पावती दे तो बहुत अच्छी बात है, पावती ले लीजिए, बस हो गया। इतना काम आपको करना है। फसल बीमा 2019-20 में कम से कम 10-20 रुपये भी किसानों के खाते में डले हैं, जो कि निश्चित तौर पर शर्मनाक चीज़ है। किसानों का एक तरह से माखौल उड़ाना है। इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। शीघ्र ही प्रदेश में किसानों को सम्मानजनक न्यूनतम बीमा राशि के भुगतान के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाकर बीमा राशि के भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। यहाँ पर किसी के खाते में 2 लाख रुपए भी डल गए हैं, किसी के में 3 लाख भी डले हैं। उज्जैन में 1-2 किसानों के खाते में, जो कि मुख्यमंत्री ने खुद प्रमाण पत्र बांटे थे। लेकिन औसतन हम बात करें तो अनूपपुर ज़िले में औसतन 5,268 रुपये डले हैं, बैतूल में 10,000, बुरहानपुर में 49,000, धार में 16,000, हरदा में 20,000। इस प्रकार से राशि डली है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन कहा जाता है। स्वास्थ्य है तभी भाग्य है, तभी सफलता है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, खुद को फिट और मजबूत रखते हैं, एक भावना जागती है कि हाँ, हम स्वयं के निर्माता हैं, एक आत्मविश्वास आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात अपने मन की बात में कही थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए आपको शेयर करना हो। तो स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमको देना है, पैसे पे कम, स्वास्थ्य पे ज़्यादा, स्वार्थ पे कम और प्रेम पे ज़्यादा। संसद द्वारा हाल ही में कुछ और विधेयक पारित हुए हैं। संसद द्वारा 3 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण लेबर कोड पारित हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड इनको कहा जा रहा है। EPFO के दायरे का विस्तार किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कवरेज अब 20 कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को भी EPFO से जुड़ने का विकल्प होगा, वे चाहे तो जुड़ सकते हैं। EPFO में क्या होता है, अपनी राशि इकट्ठी होती रहती है और बाद में वह राशि आपको एक मुश्त रूप में या फिर पेंशन के रूप में मिलती रहती है। तो यह बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी सेविंग हो जाती है। स्वरोजगार या किसी अन्य श्रेणी के कामगारों के लिए योजना बनाई जाएगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष का बनाया जाएगा।
गिग कामगार और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा अब सभी 740 जिलों में प्रदान की जाएगी, जो कि देश में है। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थाओं को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा, चाहे उनमें केवल एक ही श्रमिक कार्य करता हो। असंगठित क्षेत्र तथा गिग वर्कर्स को भी ESIC से जोड़ा जाएगा। ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। बागानों और 10 से कम श्रमिक वाले संस्थानों के श्रमिकों को भी ESIC से विकल्प दिया जाएगा। वहीं अस्थायी या सीमित अवधि के कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह लाभ दिया जाएगा। यह बड़ा फैसला किया गया है। न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त के बिना सभी नियत अवधि के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इस डेटाबेस के आधार पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। 20 या उससे अधिक कामगार वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ पर खाली पदों की जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देनी होगी। तो यहाँ पर बड़ा फ़ायदा इससे ये होगा कि पारदर्शिता इसमें आएगी और ऑनलाइन सूचना सभी तक पहुँच पाएगी। तो निजी संस्थानों में नौकरी की ओर ज़्यादा ध्यान सरकार का है। सरकारी नौकरियां कम से कम खोलना चाहती हैं और इस तरह से बचत करना चाहती हैं, लेकिन इसी तौर पर प्राइवेट सेक्टर में युवाओं का शोषण होता है और जब शोषण होता है तो देश विकास नहीं कर सकता है। यह बात सरकार को सोचनी चाहिए। जैसा कि अतिथि विद्वानों के साथ होता है और संविदा कर्मचारियों के साथ होता है, निश्चित तौर पर वह अन्याय है। एक समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नियम शर्तें एक आज़ाद देश में होनी चाहिए, क्योंकि संविदा एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ही होता है। न तो उसे अन्य काम करने की स्वतंत्रता होती है और न ही अन्य स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिल पाता है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। हो सकता है आप इस जानकारी से बोर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं यह देता रहूँगा क्योंकि आपके काम की जानकारी है। आप स्किप कर लीजिए थोड़ा सा वीडियो यदि बोर हो गए हो तो। यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति हम जितना जागरूक हमें रहना चाहिए उतना रहते नहीं है और इसी कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और कोरोना जैसी बीमारियाँ भी जल्दी उन लोगों को ही पकड़ती हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो यहाँ पर एक स्वस्थ थाली जो है उसमें होना चाहिए आधा किलो फल और सब्जियाँ, दाल अंडे या मांस की मात्रा 90 ग्राम, दूध और दही की मात्रा 300 ग्राम, बादाम और सूखे मेवे की मात्रा 20 ग्राम, 27 ग्राम होना चाहिए घी और तेल, और अनाज की मात्रा होनी चाहिए लगभग 250 ग्राम या उससे भी ज़्यादा 270 ग्राम। कोरोना वायरस की स्थिति पर नज़र डालें तो इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 436 पेशेंट बढ़े, 7 लोगों की मौत हो गई, 416 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक कुल मिलाकर 21,684 पॉजिटिव केस इंदौर जिले में मिले हैं। 531 लोगों की मौत हो चुकी है, 17,196 लोग स्वस्थ हुए, 3,957 कुल एक्टिव केस इंदौर जिले में बचे हुए हैं। इसी प्रकार भोपाल में 2,099 एक्टिव केस हैं। आपका जो भी ज़िला हो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बाकी की लिस्ट देख लेते हैं। ये रही बाकी की लिस्ट और ये रही बचे हुए ज़िलों की लिस्ट। तो मध्य प्रदेश के सभी 52 ज़िलों में मिलाकर बात करें तो 2227 केस कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़े। 1,17,588 केस मध्य प्रदेश में अभी तक सामने आ चुके हैं। 30 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हो गई। 2152 लोगों की जान यह वायरस अभी तक ले चुका है। 2743 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए। अभी तक 93,238 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 22,198 कोरोना के एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं। आज दिनांक तक कुल सैंपल रिपोर्ट ली गई 19,29,748 लोगों की। 25 सितंबर को कुल जांच हुई 25,603 लोगों की। इनमें से 2,227 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 23,376 नेगेटिव रिपोर्ट आई, 149 सैंपल रिजेक्ट हो गए। इस प्रकार से कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 8 से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस रिपोर्ट को देखकर थोड़ा सा अच्छी खबर इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यह जो पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत है 14 से 15% तक पहुंच गया था। दोस्तों यहाँ पर
सरकार को और सरकारी अफसरों को और नौकरों को चाहिए, नौकरी करता हूँ मैं सरकारी सर्वेंट को, सरकारी अफसरों को चाहिए कि वह किसान को संजीदगी के साथ किसानों के साथ पेश आए। एक शेर या स्लोगन व्हाट्सएप पर आया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसान मरता है तो मरने दो, कोई सुशांत थोड़े हैं। खेत उजड़ता है तो उजड़ने दो, कोई कंगना का मकान थोड़े हैं। तो ऐसी भावना कम से कम नहीं रखनी चाहिए। जय जवान जय किसान का जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, ऐसे नहीं दिया था। किसान की जो महत्ता है उसी को देखते हुए यह नारा दिया गया था। अपने पसीने से देश को सींचता है किसान और जवान अपने खून से। तो इनकी कद्र यदि देश नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर देश का विकास नहीं हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।